सीटेट एसएसटी पेपर नंबर 2 के 19th क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। शुरुआत करेंगे इस क्लास की सामाजिक विज्ञान से, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी को टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। ये हमारी 19वीं क्लास है। इससे पहले हमने टोटल एनसीईआरटी पे इतिहास और भूगोल खत्म कर दिया है। आज से हम लोग राजनैतिक विज्ञान शुरू कर रहे हैं और ये हमारी 19th क्लास है इस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को भी बिना किसी फर्दर डिले के। इस क्लास में हम लोग गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे, यानी कि सरकार और स्थानीय सरकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। टॉपिक वाइज एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। आगामी परीक्षा आपकी सीटेट की 6 सितंबर 2026 को है। ऐसे में ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से सारे क्वेश्चन आपके लिए चुन चुन कर एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, जो कि पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट या फिर आगामी परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे अपने स्क्रीन पे। सरकार का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट है उसका मेन काम क्या है? ऑप्शन देखिए, केवल देश की सीमाओं की रक्षा करना। तो भाई देश की बाउंड्री की रक्षा करना सरकार का काम है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड, कानून बनाना और निर्णय देना, यानी कि लॉ बनाता है और उस पर डिसीजन देता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है केवल व्यापार को बढ़ावा देना और केवल चुनाव करवाना। तो सारे काम सरकार के हैं, लेकिन मेन काम क्या है? कानून बनाना, न्याय व्यवस्था को चलाना, चीजों को जो है सुचारू रूप से लगवाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सटीक आंसर कौन सा है ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है। जब आप परीक्षा में बैठोगे तो आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने चाहिए। इससे क्या होता है कि जो आप एग्जैक्ट आपका जो उत्तर है वो आपको समझ में आ जाता है। अरे एक बार समझ नहीं आएगा, दो बार समझ नहीं आएगा, सेकंड रीडिंग में अक्सर चीजें समझ में आने लग जाती हैं। बाकी बात करेंगे सवाल नंबर 2 की। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी में सत्ता का वास्तविक स्रोत कौन सा होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता या फिर न्यायालय। तो हम सभी जानते हैं जो डेमोक्रेसी यानी कि जो लोकतंत्र है उसको हम लोग, इसका जो मतलब है वो जनता का शासन होता है ना। जनता क्या करती है? वोटिंग के थ्रू अपने कैंडिडेट्स को चुनती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है, अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है। तो सत्ता का जो वास्तविक सोर्स है, जो एक्चुअल सोर्स है, वो यहाँ के लोग हैं, जनता है। ऑप्शन नंबर सी है और ये इसका करेक्ट आंसर है। तो पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद देखिए भूगोल और इतिहास तो आपका फैक्ट बेस है, लेकिन आपका जो राजनीतिक विज्ञान है ये समझ के ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, क्योंकि आप भारत देश में रह रहे हैं। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो ऐसे में क्वेश्चंस के कई सारे प्रकार बनते हैं। सवाल नंबर 3 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। राजतंत्र यानी कि मोनार्की में निर्णय लेने और सरकार चलाने का अधिकार किसके पास होता है? तो जहाँ पे राजतंत्र है, नाम से ही स्पष्ट है, राजतंत्र यानी कि राजा का तंत्र, राजा का शासन। तो इसमें डिसीजन लेने का राइट किसके पास होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं। चुनी हुई सरकार के पास, यानी कि जो यहाँ पे चुन के सरकार आई है। ऑप्शन नंबर बी कहता है राजा या रानी के पास। ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका यहाँ पे जनता के पास, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है सेना के पास। तो भैया जहाँ पे राजतंत्र है वहां पे सरकार चलाना, डिसीजन लेने की राइट्स जो है वो केवल और केवल किंग और क्वीन के पास होते हैं, राजा रानी के पास होते हैं। ऑप्शन नंबर बी के पास होते हैं और यही इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 4 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। सारे क्वेश्चंस टू द पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चंस है, सिलेक्टिव क्वेश्चंस है। एक बार अगर आप क्लास को अच्छे से देख लेते हो फिर एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं है आपको एसएसटी के लिए, खासकर सीटेट के लिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। भारत में सरकार के कितने मुख्य स्तर होते हैं? लेवल्स पूछे गए हैं, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। एक, ऑप्शन नंबर बी कहता है 2, ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका 3 और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 4। तो यहाँ पे भारत में सरकार के कितने मुख्य स्तर होते हैं ये आपसे पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर आपका होने वाला है वो आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। 3 जो है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, तो सबसे ऊपर आपका केंद्र सरकार होता है। ठीक है। उसके बाद आपका राज्य सरकार होता है और उसके बाद जो तीसरा लेवल होता है वो आपका स्थानीय सरकार का होता है। तो कुल 3 स्तर होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए 3 अंग कौन से हैं, तो आप कहेंगे विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। ये सरकार के 3 अंग हैं। और यहाँ पे लेवल ऑफ गवर्नमेंट पूछा है, स्तर पूछा है, तो आप कहेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। हालांकि इसमें केवल पूछा गया था। तो अंग भी 3 है और स्तर भी 3 है, दोनों चीजें 3 3 है। तो इसका आपको
आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन से लेवल है गवर्नमेंट के वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता पूछ ले कि सबसे ऊपर वाला लेवल कौन सा है, सबसे नीचे वाला लेवल कौन सा है। तो क्वेश्चंस कई प्रकार से बन सकते हैं, इसीलिए जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होना चाहिए। और कोई बड़ी बात भी नहीं है, जब हम चीजें इंटरलिंक करके पढ़ते हैं तो सारी चीजें हमें टू द पॉइंट हो जाती हैं। ऑन द स्पॉट हम लोग उस चीज को जो है वो याद कर लेते हैं, समझ कर। अरे एक बार में याद नहीं होगा, एक बार और देख लेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, टाइम देना है, पढ़ना है, चीजों को समझना है। और फिर ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान के मानव मस्तिष्क में नहीं जा पाए। ठीक है, सवाल नंबर 5 की चर्चा करेंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का क्या मतलब है। ऑप्शंस देख लेते हैं। केवल शिक्षित लोगों को वोट देने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी कहता है केवल पुरुषों को वोट देने का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी कहता है देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका केवल संपत्ति वालों को वोट देने का अधिकार। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो इसका मतलब क्या होता है। तो आप कहेंगे इसका मतलब होता है कि देश के जितने भी नागरिक हैं, ठीक है, देश के जितने भी नागरिक हैं, वयस्क नागरिक हैं। वयस्क का मतलब है कि आपकी जो एज है वो 18 साल या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। और इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। 61वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1988 में हुआ था, इसमें जो एज है वो 21 से घटाकर क्या हुआ था, 21 से घटकर आपको 18 किया गया था। पहले वोट डालने का जो एज था वो आपका 21 वर्ष था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1988 में जो है वो आया, तो उसके बाद से वोटिंग का जो एज है वो 21 से घटकर 18 कर दिया गया। इसको हम लोग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं, यानी कि हमारे देश के वो सभी नागरिक जो 18 प्लस हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी लिंग, किसी भी जाति की हो, सबकी वोट की वैल्यू एक जैसी होती है। और यही हमारे संविधान की भी खूबसूरती है, और यही चीजें जो है वो हमारे देश को भी अब तक यूनाइट करके रखा हुआ है। सवाल नंबर 6 देखिए। प्रतिनिधि लोकतंत्र यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में कानून कौन बनाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। सीधा जनता बनाती है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बनाती हैं। ऑप्शन नंबर सी कहेंगे केवल राष्ट्रपति बनाती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहेंगे पुलिस बनाती है। तो भाई देखिए, पुलिस का काम कानून बनाना नहीं है, राष्ट्रपति का काम भी कानून बनाना नहीं है। जनता क्योंकि बहुत सारी है तो ये डायरेक्ट कानून नहीं बनाती है, ये इनडायरेक्ट कानून बनाती है। यानी कि जनता जो लोगों को चुनती है, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो लोग जो है वो आगे चल के कानून बनाते हैं। तो सवाल को अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको खुद ही लग जाएगा। खासकर राजनीतिक विज्ञान में जब आप चीजों को अच्छे से पढ़ते हो, मैं भूगोल इतिहास का नहीं कह रही क्योंकि उसमें ऑब्वियस सी बात है फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में आप क्वेश्चन पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, ऑप्शंस पढ़ोगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका सही उत्तर क्या है। आपका मन जवाब दे देगा, है ना। सवाल नंबर 7 देखेंगे। सफरेज मूवमेंट यानी कि इंग्लिश में भी इसको हम लोग सफरेज मूवमेंट ही कहते हैं, इसका संबंध किस ऐतिहासिक मांग से है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। महिला बच्चों की शिक्षा से। ऑप्शन नंबर बी कहता है महिलाओं के मताधिकार से। ऑप्शन नंबर सी कहता है पर्यावरण संरक्षण से। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका कर काम करने से। तो देखिए, सफरेज मूवमेंट की भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हालांकि ये सीटेट बेस्ड क्लास है, फिर भी मैं छोटा सा आपको सुनाना चाहूंगी इन शॉर्ट में, ताकि चीजें आपको याद हो जाए। जब हम कहानी के माध्यम से चीजों को पढ़ते हैं तो वो चीजें हमको याद हो जाती हैं। तो सफरेज मूवमेंट में क्या होता है कि एक बार अमेरिका की कहानी है। एक ब्लैक महिला जो है एक बस में ट्रेवल कर रही थी और सीट पे बैठी हुई थी, ठीक है। तो ऊपर से कोई अंग्रेज आया, उसने कहा कि आप खड़े हो जाओ, हमें बैठने दो, क्योंकि बैठने का अधिकार हमारा है, ठीक है। तो महिला ने बैठने से, खड़े होने से इनकार कर दिया। फिर इसी को लेके वाद विवाद हुआ और यहीं से सफरेज मूवमेंट की जो है वो शुरुआत हो जाती है। तो ये एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी थी। सोच सकते हैं आप कि उस टाइम भी महिलाओं के अंदर कितनी ज्यादा जो थी वो आत्मविश्वास था, ठीक है। तो यह आपका 19th और 20th सेंचुरी में यानी कि शताब्दी में इसकी जो है वो शुरुआत की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये शुरू कहाँ पे हुआ था, तो पहले यूएस में, उसके बाद आपका ब्रिटेन में शुरू हुआ था।
तो उसके अलावा इसका परिणाम क्या हुआ कि 1920 में यहाँ की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और ब्रिटेन में 1928 में यहाँ की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, जो कि 21 या फिर 21 साल से ज़्यादा की एज की हो। तो ये सफ्रेज मूवमेंट था, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये महिलाओं के मताधिकार से संबंधित है और यूएस में 1920 में महिलाओं को वोटिंग राइट मिल गया, ब्रिटेन में 1928 में। ठीक है, सवाल नंबर 8 देखेंगे। भारत में स्थानीय सरकार यानी कि लोकल गवर्नमेंट का संबंध किससे है? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पूरे देश के प्रशासन से, तो भाई पूरे देश में तो केंद्र सरकार रूल करती है, तो ये बात गलत है। राज्यों के प्रशासन से, तो इसमें तो राज्य सरकार रूल करती है। तीसरा कहता है गांव, शहर या कस्बे के प्रशासन से, तो भाई ये बात सही है, स्थानीय सरकार यानी कि लोकल गवर्नमेंट यानी कि तीसरे स्तर की। और तीसरा स्तर कौन सा है? वही जो आपके गांव शहर वगैरह में जो प्रशासन करते हैं। बाकी अंतरराष्ट्रीय मामले गलत है। सवाल नंबर 9 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस वर्ष मिला? ऑप्शंस देख लेते हैं। 1919, 1920, 1928 और 1947। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यूएस में महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार है वो 1920 में मिला। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। रंग भेद यानी कि अपार्थड की नीति मुख्य रूप से किस देश से संबंधित थी, जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने संघर्ष किया? ठीक है, नेल्सन मंडेला काफी पॉपुलर नाम है। तो आपको रंग भेद की नीति पता हो या नहीं पता हो डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो आपने नेल्सन मंडेला के बारे में कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। ये दक्षिण अफ्रीका के थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने संघर्ष किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी कुछ और इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि 27 साल की इनको जेल हुई थी, मामूली बात नहीं है। और जब ये जेल से बाहर आए तो ये दक्षिण अफ्रीका के पहले काले प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट जो है वो राष्ट्रपति जो है ये बने। ठीक है, तो पहले काले प्रेसिडेंट यानी कि ब्लैक प्रेसिडेंट कौन थे दक्षिण अफ्रीका के? तो आप कहेंगे हमारे नेल्सन मंडेला जी थे। 27 साल की इनको जेल हुई थी और इनके संघर्ष के लिए 1990 में इनको जो है वो भारत रत्न से नवाजा गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है, 1999 में इनको जो है वो नोबल का पीस प्राइज यानी कि शांति पुरस्कार मिला, क्योंकि इन्होंने अपना काम शांति तरीके से किया। तो नोबल पुरस्कार भी इनको मिला है। तो इनसे संबंधित जो है वो सभी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो सारी बातें इंपॉर्टेंट है। नेल्सन मंडेला इंपॉर्टेंट है, रंग भेद की नीति इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका इंपॉर्टेंट है, 27 साल इंपॉर्टेंट है, 1990 में इनको भारत रत्न मिला वो इंपॉर्टेंट है, और दक्षिण अफ्रीका के पहले काले प्रेसिडेंट यानी कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आपके नेल्सन मंडेला जी थे, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इनसे संबंधित आपको इस क्वेश्चन में करा दिया है। सभी चीजें आपको याद हो जाएंगी क्योंकि हमने चीजें इंटरलिंक करके पढ़ा है। ठीक है, चलेंगे सवाल नंबर 11 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला और आधारभूत स्तर कौन सा है? सबसे लोअर लेवल। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर राज्य सरकार। तो पंचायती राज का जो सबसे निचले लेवल का है उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे ग्राम पंचायत सबसे निचले लेवल का है। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो पंचायत समिति आएगी। उसके बाद तीसरे लेवल पे आपका जिला परिषद आएगा। तो ये क्रम वाइज है। ठीक है, सवाल नंबर 12 देखेंगे। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम यानी कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे कहा गया है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे एक चीज और पूछा जाता है कि ग्राम सभा में चुनाव लड़ने के लिए सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तब आप 21st ईयर चुनोगे चुनाव के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सदस्य मेंबर बनने के लिए कहा गया है तो मेंबर बनने की जो मिनिमम एज है वो 18 साल है। ऑप्शन नंबर ए है और दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी 21st ईयर की बात करूं तो ये चुनाव लड़ने के लिए है कहाँ पे? ग्राम सभा के अंदर। ठीक है, बाकी 25 वर्ष आपका लोकसभा के लिए जो है वो निर्धारित किया गया है और 30 वर्ष आपका राज्यसभा के लिए निर्धारित किया गया है। सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना है। चलेंगे हम लोग सवाल नंबर 13 को देखेंगे। ग्राम पंचायत के मुखिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। विधायक,
ऑप्शन नंबर बी कहता है सरपंच, ऑप्शन नंबर सी कहता है पार्षद और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका मेयर। तो ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे उनको हम लोग सरपंच जी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी के नाम से जानते हैं और यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ग्राम पंचायत को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी कहता है 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी कहता है 5 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी कहता है 6 वर्ष। तो ग्राम पंचायत के जो लोग हैं उसको हम लोग, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर चीजों को हम लोग 5 साल के लिए चुनते हैं। ठीक है, और सवाल नंबर 15 देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के सचिव, जिनको हम लोग सेक्रेटरी कहते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है? आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग मिलेनियन या फिर जेनजी होंगे, तो आप लोगों ने पंचायत सीरीज जरूर देखा होगा, जिसमें हमारे सचिव जी होते हैं। फुलेरा गांव की कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है, जरूर जाके मस्ट वॉच सीरीज है। एक बार अगर आपको लाइफ में कभी फुर्सत मिले, कभी मौका करे, मन में ये आए कि चलो आज एंटरटेन होते हैं, चीजों को देखते हैं, ठीक है, पढ़ाई की दुनिया से बाहर निकलते हैं, थोड़ा रिफ्रेशिंग फील करते हैं, तो पंचायत सीरीज जरूर देखना, बहुत अच्छी सीरीज है। तो बात करेंगे यहाँ पे हम लोग सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो वहीं पे हमारे सचिव जी थे, उनकी नियुक्ति किसने की थी? तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ग्राम सभा, सरपंच, सरकार या फिर जिला कलेक्टर। तो सरपंच जी की नियुक्ति ऑब्वियस सी बात है राज्य सरकार करती है, ऑप्शन नंबर सी करती है और ये इसका सही उत्तर है। और सवाल नंबर 16 देख लेते हैं। ग्राम पंचायत को उनके कार्यों के प्रति जवाबदेह कौन बनाता है, यानी कि किसके प्रति ग्राम पंचायत जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पंचायत समिति, ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर सी कहता है जिला परिषद या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका मुख्यमंत्री। तो ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। चलिए चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 17 की ओर। देखिए, कम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट देना, यही हमारे क्लास की कोशिश रहती है। और कम टाइम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम मेन मेन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करते। आपने देखा होगा, और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को भी देखा होगा, तो आप समझ गए होंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी हम लोग क्वेश्चन के साथ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि प्रश्न कहीं से भी पूछे आपको चीज़ें पता हो, याद हो, आपने कभी ना कभी देखा हो, पढ़ा हो, समझा हो, सुना हो। और एक यही चीज़ें जो है वो काफ़ी हैं सीटेट में अच्छा नंबर स्कोर करने की, कि आपने हर तरह के सवाल किए हैं। तो मान लीजिए कि आपने जो सवाल नहीं भी किए होंगे वो भी आप सॉल्व कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ ली हैं। तो जो नहीं पढ़ा है तो आप एलिमिनेट कर लोगे चीजों को, वहां से भी आप सही उत्तर तक पहुंच पाओगे। तो पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं, प्रैक्टिस सेट्स लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। तो ये चीजें आपको जरूर करना चाहिए। बाकी बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की। तो पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक पंचायत किस स्तर पर काम करती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ग्राम स्तर पर, ऑप्शन नंबर बी कहता है विकास खंड स्तर पर यानी कि ब्लॉक लेवल पर, ऑप्शन नंबर सी कहता है जिला स्तर पर या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका राज्य स्तर पर। तो नाम से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे ब्लॉक पंचायत यानी कि ये किस लेवल पे काम करती है, तो ऑब्वियस सी बात है ब्लॉक लेवल पे काम करेगी, विकास खंड स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 18 देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे ऊपर यानी कि तीसरा लेवल कौन सा है? सबसे टॉप का पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये हालांकि मैंने आपको करा दिया था। सबसे नीचे का जो स्तर है वो आपका ग्राम पंचायत या ग्राम सभा कह लीजिए, दूसरे नंबर पे आपका ब्लॉक लेवल पे आता है और तीसरे नंबर पे आपका जिला वाला आता है यानी कि जिला परिषद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर 19 देखेंगे। ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत क्या है, यानी कि ग्राम पंचायत को इनकम कहाँ कहाँ से होता है? अच्छा, यहाँ पे क्या नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो कई लोग क्या करेंगे, धड़फड़ा के एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको टिक कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे नॉट इनकम पूछा गया है, कौन सा सोर्स नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। घरों और बाजारों पर लगाए गए कर, तो ये है। सरकारी विभागों से मिलने वाला अनुदान यानी कि जो ग्रांट्स मिलते हैं वो भी इनकम का ही सोर्स है। तीसरा है समुदाय के काम के लिए जो मिलने वाला दान है वो उनकी आमदनी नहीं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि ये जो है ये इनकी इनकम का सोर्स नहीं है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बाकी आयकर की भी वसूली ये लोग करते हैं गांव लेवल पे। ठीक है, और आज के 20th नंबर के सवाल को देखेंगे। गांव में बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन का अंतिम
अनुमोदन यानी कि अप्रूवल कौन करता है? तो बीपीएल क्या होता है कि जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं वो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं। और ये भी बीपीएल का जो कार्ड बनता है वो भी कई सारे लेवल पे बनता है। एक येलो कार्ड बनता है और अलग अलग उसके लेवल्स भी हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि अप्रूव कौन करता है। सरपंच ऑप्शन नंबर ए कहता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर सी कहता है पटवारी। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका पुलिस। तो भैया आप कितने गरीब हैं ये तो आपके गांव के लोग ही जानेंगे, ग्राम सभा के लोग ही जानेंगे, ऑप्शन नंबर बी ही जानेंगे और ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इस सवाल का सही उत्तर आपका ग्राम। नंबर 21 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। पंचायती राज्य व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी कहता है 74th नंबर का संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका 42nd संविधान संशोधन या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 86th संविधान संशोधन द्वारा। तो ये जो आपका पंचायती राज व्यवस्था है इसमें जो संविधान संशोधन हुआ है इसके 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 73rd संविधान संशोधन जो कि आपका कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1992 में आपका एक्ट आया था, कानून आया था। कब की बात करेंगे तो ये भाग 9 में आता है। तो ये भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। और इसमें कुल 29 विषय हैं, ये भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। तो सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। और हम लोग चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 अपने स्क्रीन पे। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बीच क्या संबंध है? इनके बीच क्या रिलेशन है? एक तरफ है ग्राम पंचायत और दूसरी तरफ है ग्राम सभा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा से बड़ी होती है। ऑप्शन नंबर बी कहता है ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी करती है। ऑप्शन नंबर सी कहता है दोनों अलग अलग स्तर है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो इन दोनों के बीच क्या संबंध है? तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो आपका होने वाला है कि जो ग्राम सभा है वो ग्राम पंचायत जो भी काम करती है उस पे उसकी नजर रहती है, निगरानी करती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 23 देखेंगे। गांव में न्याय पंचायत का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। कानून बनाना। ऑप्शन नंबर बी कहता है छोटे मोटे दीवानी और फौजदारी मामलों का निपटारा करना। ऑप्शन नंबर सी कहता है सड़कें बनवाना। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका चुनाव करना। तो गांव में जो आपका न्याय पंचायत है इसका मेन काम क्या है? तो जो छोटे मोटे दीवानी और फौजदारी मामले होते हैं उनके सॉल्यूशन करना, उनके बीच की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना। आप सभी ने अपने पंचायत में कचहरी जरूर देखा होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, घर के जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 24 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। पंचायत के चुने हुए सदस्यों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, पंच। ऑप्शन नंबर बी कहता है सचिव। ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका यहाँ पे कमिश्नर। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका मंत्री। तो पंचायत के जो चुने हुए सदस्य हैं, पौसे पंचायत और पौसे पंच, यानी कि उनको हम लोग पंच के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए के नाम से जानते हैं। और ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25 ऑन द स्क्रीन। ग्राम सभा की बैठक बुलाने और पंचायत का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो सबसे पहला काम है बैठक बुलाना और उसका रिकॉर्ड रखना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है सरपंच की। ऑप्शन नंबर बी कहता है ग्राम पंचायत सचिव की, यानी कि जो सेक्रेटरी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है वार्ड पंच की। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका पटवारी की। तो गांव ग्राम सभा में जो बैठक बुलाने और उसका रिकॉर्ड रखने की जिम्मेवारी होती है वो गांव के जो सचिव होते हैं ग्राम पंचायत के, उनकी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 26 देखेंगे। बड़े शहरों का स्थानीय प्रशासन कौन चलाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। नगर पंचायत। ऑप्शन नंबर बी कहता है नगर पालिका। ऑप्शन नंबर सी कहता है नगर निगम। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका ग्राम पंचायत। तो जो बड़े शहर हैं उनके स्थानीय प्रशासन कौन चलाता है? तो आप कहेंगे कि इसका जो सही उत्तर होने वाला है आपका वो आपका होने वाला है नगर निगम। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते ही देखते हमने यहाँ पे 26 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। सवाल नंबर 27 देखेंगे। नगर निगम के जो चुने हुए सदस्य हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, सरपंच।
ऑप्शन नंबर बी कहता है पार्षद, ऑप्शन नंबर सी कहता है विधायक और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका सांसद। तो नगर निगम के जो चुने हुए सदस्य हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग वार्ड काउंसलर कहते हैं, पार्षद कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी कहते हैं और ये इसका सही उत्तर है। देखते ही देखते हमने 27 नंबर क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से पढ़ना समझना, और अगर आपने क्लासेस को अच्छे से पढ़ लिया समझ लिया तो यकीन मानिए अब की बार सीटेट पार, वो भी अच्छे नंबरों के साथ। तो क्लास को अच्छे से देखना है, समझना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, फिर आप उत्तर तक पहुंच ही जाओगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। शहर को प्रशासनिक और चुनाव की सुविधा के लिए किसमें बांटा जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए, जिलों में यानी कि डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन नंबर बी कहता है ब्लॉक में, ऑप्शन नंबर सी कहता है वार्ड में, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है पंचायत में। तो आपने कई बार वार्ड का नाम सुना होगा, पंचायत का नाम, वार्ड का नाम सुना होगा कि ये वार्ड नंबर 1 है, ये वार्ड नंबर 2 से ये खड़े हुए, वार्ड नंबर 3 से। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वार्ड में डिवाइड कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे, सवाल नंबर 29। समय की सीमा को देखते हुए आपके लिए कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन आउटपुट जो है वो हमारा टारगेट रहता है कि आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन जाए। हाँ, हालांकि जो मेन पॉइंट्स हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं, तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख, कई बार पूछा हुआ सवाल है यहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है मेयर, जिसको हम लोग मेयर ही कह देते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है नगर निगम का आयुक्त, जिसको हम लोग कमिश्नर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है पार्षद और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका मुख्यमंत्री यानी कि हमारा चीफ मिनिस्टर। तो नगर निगम का जो प्रशासनिक प्रमुख है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, उसको हम लोग नगर निगम आयुक्त कहते हैं यानी कि कमिश्नर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। और अगर इसकी मैं बात करूं तो इसकी जो नियुक्ति है वो सरकार करती है, और ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपका प्रशासनिक प्रमुख है या तो वो आईएएस होता है या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी ही होता है। ठीक है, सवाल नंबर 30 देखेंगे। नगर निगम के पार्षद का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन देखिए, शहर के सभी मतदाता, ऑप्शन नंबर बी कहता है केवल वार्ड के मतदाता, ऑप्शन नंबर सी कहता है राज्य सरकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका आयुक्त। तो जो पार्षद होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग वार्ड से खड़े होते हैं, तो उसका चुनाव जो है वो वार्ड के मेंबर ही करते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और आंसर को भी, जो ऑप्शन है आपका वो भी ध्यान से देखना है। तो एक पार्षद का चुनाव जो उस वार्ड के लोग होते हैं वही वोट डाल के करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 31 देखेंगे। पार्षदों की समितियां यानी कि जो वार्ड कमेटी होती हैं वो क्या काम करती हैं? ऑप्शन देखिए, पूरे देश के लिए नियम बनाती है, ऑप्शन नंबर बी कहता है शहर के जटिल मुद्दों जैसे कचरा हो गया, पानी जाम है या फिर सड़क टूटी फूटी है, इन पर डिसीजन लेती है। ऑप्शन नंबर सी कहता है नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति करती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है पुलिस थानों का प्रबंधन करती है। तो देखिए जो वार्ड कमेटी है इनका क्या काम है, तो आप कहेंगे इनका जो काम है वो है शहर के जितने भी जटिल मुद्दे हो, चाहे वो कचरा हो, पानी हो, सड़क हो, इन सभी पे डिसीजन लेना है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर 32 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। नगर निगम को अपना काम करने के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, केवल केंद्र सरकार से, तो भाई ये बात गलत है, केवल केंद्र सरकार से मिलता है ये बात टोटली गलत है। लोगों द्वारा दिए गए कर से यानी कि टैक्स से, तो भाई ये बात सही है, यानी कि जो लोग टैक्स पे करती हैं वहां से वो अपना काम चलाती हैं। विश्व बैंक से इनको कोई पैसा नहीं मिलता और जुर्माने पे भी ये लोग केवल और केवल डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कभी कभार आपको लगेगा ऑप्शन पढ़ के कि सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको केवल राइट आंसर का चुनाव करना है, और वो कब होगा, जब आप क्वेश्चन समझोगे और फिर आप ऑप्शन पढ़ोगे। ठीक है, 33 नंबर का सवाल देखेंगे। इनमें से कौन सा कर यानी कि टैक्स नगर निगम द्वारा वसूला जाता है? तो देखिए टैक्स की भी अलग अलग कैटेगरी है और हर एक प्रकार के जो टैक्स है वो अलग अलग द्वारा लोगों द्वारा वसूला जाता है। जैसे कि जो आपका CGST होता है ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है, SGST जो होता है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट वसूलती है। तो ये टैक्स के प्रकार है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि नगर निगम कौन सा टैक्स वसूलती है, तो ऑप्शन देख लेते हैं।
ऑप्शन नंबर ए कहता है आपका आयकर यानी कि इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स आप लोग सरकार को देते हो। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, तो वो भी आप लोग जहां से सामान खरीदोगे उसको पे करोगे। संपत्ति कर यानी कि जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स है, और जल टैक्स यानी कि वाटर पे जो टैक्स लगता है, तो क्योंकि आप जिस एरिया में रहोगे उसी एरिया में अपना संपत्ति टैक्स पे करोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। छोटे कस्बों या फिर छोटे शहरों में स्थानीय प्रशासन की जिम्मेवारी किसकी होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। नगर निगम की, ऑप्शन नंबर बी कहता है नगर पालिका परिषद की, ऑप्शन नंबर सी कहता है जिला परिषद की, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका ग्राम सभा की। तो गांव लेवल पे जैसे पंचायत होते हैं और जैसे बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं, वैसे ही जो छोटे कस्बे या फिर स्मॉल टाउन्स होते हैं उसमें नगर पालिका काम करती है, यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो हर घबरा के हर बढ़ा के आपको ऑप्शन नंबर ए नहीं चुन लेना, क्योंकि छोटे शहर की बात हो रही है, स्मॉल टाउन की बात हो रही है। स्मॉल टाउन में हमेशा नगर पालिका काम करती है। बड़े शहर में जो है जैसे कि दिल्ली वगैरह हो गया, बड़े शहर, यहाँ पे नगर निगम काम करती है। बाकी गांव लेवल पे आपका पंचायत काम करता है। सवाल नंबर 35 देखेंगे। कचरा उठाने, सड़कों पर रोशनी और साफ सफाई की जिम्मेवारी किसकी होती है? ऑप्शन देख लीजिए। पुलिस विभाग की, तो पुलिस का काम ये सब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कहता है नगर निगम या फिर नगर पालिका की, तो भाई यही इसका करेक्ट आंसर है। हमारे एरिया में कचरा कहीं जमा है, सड़कों पर रोड लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, साफ सफाई नहीं है, ये जिम्मेवारी नगर निगम की होती है। अक्सर कूड़ा फेंकने वाली गाड़ियां भी आपको देखने को मिलती होंगी शहरों में, हालांकि गाँव में अभी तक इसकी पहुंच नहीं है। बाकी न्यायालय जो है वो जजमेंट देता है, तो ये काम नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय का भी ये काम नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 36 देखेंगे। नगर निगम आयुक्त यानी कि जो कमिश्नर होते हैं और प्रशासनिक कर्मचारी हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, नगर निगम आयुक्त यानी कि कमिश्नर, तो इसका तो मैंने आपको बता दिया था कि सरकार इनकी ज्वाइनिंग कराती है। बाकी जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जनता द्वारा चुनाव होता है, ऑप्शन नंबर बी कहता है सरकार द्वारा नियुक्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी कहता है इसको मेयर नियुक्त करता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका पार्षद नियुक्त करते हैं। तो इसकी जो अपॉइंटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार ही की करती है, गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 37 देखेंगे। शहर में पीने के पानी और जल निकासी की व्यवस्था करना किसका काम है? ऑप्शन देखिए, जल निगम या फिर नगर निगम का। तो बिल्कुल सही बात है, इन्हीं का काम होता है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में पानी की पीने की कमी हो रही है, जल निकासी की दिक्कत हो रही है, रोड पे पानी जाम हो रहा है, ये सब काम आपका जल निगम या फिर जिनको हम लोग नगर निगम कहते हैं। परिवहन का विभाग का काम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन है। शिक्षा विभाग का काम है पढ़ाना लिखाना, और वित्त विभाग का काम है फंडिंग देना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 38 देखेंगे। महामारी जैसे कि आपका डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, प्लेग हो गया, इसके फैलने पर रोकथाम की जिम्मेवारी मुख्य रूप से किस स्थानीय संस्था की है? ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पुलिस की, तो पुलिस का काम है चोर को पकड़ना। नगर निगम के जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है इनकी, तो बिल्कुल यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो भी नगर निगम का जो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है वो लोग इस चीज के लिए, रोकथाम के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, बाकी चलेंगे अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 39 अपने स्क्रीन पे। अगर आपने एनसीईआरटी उठाई होगी तो उसमें आपने 1994 का प्लेग की कहानी सुना होगा। ठीक है, कि हमारे यहाँ जो है वो प्लेग आ गया था, फिर साफ सफाई बहुत ज्यादा जो है वो लोग बीमार हो गए थे, फिर वहाँ के जो नगर निगम है उन्होंने सफाई व्यवस्था में बड़े बदलाव किए। तो ये 1994 में प्लेग आया कहाँ था, ये हमसे सवाल में पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कहता है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी कहता है सूरत, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका पटना। तो 1994 में जो प्लेग आया था वो सूरत में हुआ था, और उसके बाद शहर को काफी ज्यादा साफ किया गया, और आज सूरत की छवि ऐसी है कि पूरे भारत में वन ऑफ द, इंदौर के बाद या फिर कभी कभार इंदौर को ही टक्कर देता है, सफाई के मामले में ये टॉप पे रहता है। ठीक है, सवाल नंबर 40 देखेंगे। यदि आपके मोहल्ले में कूड़े का ढेर लगा है तो आप शिकायत करने किनके पास जाएंगे? देखिए ये बेसिक चीजें हैं,
कहते हैं ना कि सामाजिक विज्ञान पढ़ के क्या होगा, एसएसटी पढ़ के क्या होगा, तो ये आपको आपके रियल लाइफ से कनेक्ट कराती है। रियल लाइफ को कैसे अपने बुकिश लैंग्वेज को जोड़ना है, ये चीज़ें हमें सिखाती हैं कि क्या हमारे राइट्स हैं, कैसी हमारी जो है वो ज्योग्राफी है, हमारी अर्थ कैसी है, हमारा क्लाइमेट कैसा है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी। तो सभी सब्जेक्ट्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और सभी सब्जेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप एसएसटी को भी अगर चीज़ों से लिंक करके अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ के, खेल के, समझ के, चीज़ों को फ़ील करके, एक्सपीरियंस लेके वहाँ पे जाके अगर आप पढ़ते हो, कनेक्ट करते हो, तो वो भी आपके लिए बोरिंग नहीं रह जाएगा। तो सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता, कभी-कभार हमारे पढ़ने का तरीका बोरिंग हो जाता है। सवाल नंबर 40 देखेंगे, ऑप्शंस इसका पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री के पास, तो अगर आपके मोहल्ले में कूड़े का ढेर लग गया तो आप उसके लिए पीएम के पास नहीं जाओगे, है ना। सेकंड ऑप्शन कहता है स्थानीय पार्षद यानी कि वार्ड काउंसलर के पास। अगला कहता है मुख्यमंत्री के पास, तो आप इस काम के लिए मुख्यमंत्री के पास सीधे नहीं पहुंच जाओगे और पुलिस थाने में भी नहीं जाओगे। आप कहाँ जाओगे, यानी कि जो आपका वार्ड काउंसलर है, आप लोग उनके पास जाओगे शिकायत करने। ठीक है। सवाल नंबर 41 देखेंगे। गांव में जमीन नापने और जमीन का रिकॉर्ड यानी कि लैंड रिकॉर्ड रखने वाले कर्मचारी को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। सरपंच, ऑप्शन नंबर बी कहता है सचिव, ऑप्शन नंबर सी कहता है पटवारी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका पुलिस इंस्पेक्टर। तो गांव में जो जमीन नापता है, जमीन का रिकॉर्ड रखता है, उस कर्मचारी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस कर्मचारी को हम लोग पटवारी कहते हैं, लेखपाल कहते हैं, और इनका जो नाम है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से लिया जाता है। ठीक है। एक जंजीर की तरह ये लोग रखते हैं नापने वाला, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी बात करेंगे सवाल नंबर 42 की। ठीक है। खसरा और खतौनी ये किससे संबंधित है। तो नाम से तो आपको ये किसी बीमारी के नाम जो है वो देखने में लग रहे होंगे, लेकिन अगर इसके बारे में आपने पढ़ा होगा या थोड़ी सी भी अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, खेती बाड़ी आपने किया हो, तो आपको पता होगा कि कृषि भूमि का जो रिकॉर्ड है इससे संबंधित है आपका खसरा और खतौनी। सवाल इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देती हूँ, और लोगों को पता भी नहीं होता अक्सर लोगों को, क्योंकि भाई हम जेंजी हैं और ऑब्वियस सी बात है, या ज्यादा से ज्यादा हम लोग मिलेनियन होंगे, तो हम लोग जो है खेती बाड़ी में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं या ना के बराबर रखते हैं। कई सारे लोग शहर पलायन कर गए हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो उधर की तरफ इंटरेस्ट कम जाता है। तो ये क्या करता है, कृषि भूमि के रिकॉर्ड से इसका संबंध है। सवाल नंबर 43 देखेंगे। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस देख लेंगे। तहसीलदार, ऑप्शन नंबर बी कहता है पटवारी, ऑप्शन नंबर सी कहता है जिलाधिकारी जिसको हम लोग डीएम कह देते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कह देते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका एसएचओ। तो इसका जो सही उत्तर है सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जिले का कौन होता है, तो हम सभी जानते हैं जिलाधिकारी यानी कि डीएम। ठीक है। सवाल नंबर 44 देखेंगे। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हो और आपके शहर का डीएम कौन है, ताकि हमको पता चल जाए कि किस किस जगह तक हमारी वीडियो जा रही है और कहाँ कहाँ के लोग इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है। सवाल नंबर 44 देखेंगे। तहसीलदार का मुख्य काम क्या होता है। ऑप्शन देखिए। स्कूल में पढ़ाना, तो स्कूल में पढ़ाना तो भाई टीचर का काम है, इसको काट लेते हैं। जमीन से जुड़े विवाद सुनना और राजस्व कर वसूली की निगरानी करना, तो यही जो है वो तहसीलदार का काम होता है। इसको हम लोग ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी वोट डालने का अधिकार आम जनता का है और अस्पताल में प्रबंधन कम करना इनका काम नहीं है। सवाल नंबर 45 देखेंगे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर देती हूँ। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, कई बार इस चीज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल बेटों को संपत्ति का अधिकार देना, यानी कि जो फैमिली का सन है, बेटा है, उसको अपनी प्रॉपर्टी राइट देना। तो भाई बेटों के पास तो ऑलरेडी संपत्ति राइट है, तो उसके लिए ये काम नहीं करता है। जो बेटियां हैं यानी कि जो डॉटर हैं और जो मदर हैं, उनको भी पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा देना, तो भाई यही जो है वो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन एक्ट कहता है 2005 का। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी महिलाओं को चुनाव लड़ने से रोकना नहीं है और कृषि भूमि पर भी सरकार का अधिकार करना ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 46। पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस को।
ऑप्शन नंबर ए कहता है डीएम, तो डीएम तो भाई जिला का सर्वोच्च अधिकारी हो गया। एसएचओ यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर। ऑप्शन नंबर सी कहता है तहसीलदार, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका पटवारी। तो पुलिस थाना यानी कि जो आपका स्टेशन होता है उसके प्रभारी अधिकारी को हम लोग स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं, एसएचओ कहते हैं। ये जनरली 3 स्टार वाले पुलिस वाले होते हैं, या फिर जो छोटे थाने होते हैं वहां पे 2 स्टार वाले भी हो सकते हैं, तो इनको हम लोग एसएचओ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 47 नंबर का सवाल देखेंगे। किसानों को अपनी जमीन की नकल यानी कि कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड प्राप्त करने का अधिकार किस कानून या फिर व्यवस्था के तहत है? ऑप्शन देख लीजिए। शिक्षा के अधिकार के तहत, तो शिक्षा का अधिकार ये नहीं कहता। शिक्षा का अधिकार कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो भाई ये जो है वो फसल के बांटने से है। ऑप्शन नंबर सी कहता है जन सूचना अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। और भूमि रिकॉर्ड नियमों के तहत, तो यही जो है वो इसका सही उत्तर है। ये जो आपके राइट्स हैं, कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड यानी कि अपनी जमीन की नकल प्राप्त करने का अधिकार, ये आरटीआई एक्ट और भूमि रिकॉर्ड नियमों के तहत है। बाकी मनरेगा का उद्देश्य आपका जो बेरोजगार लोग होते हैं उनको 100 दिन गारंटी रोजगार प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो हम लोग चारों ऑप्शंस को डिस्कस कर लेंगे और कौन सा ऑप्शन किस चीज के लिए यूज किया जाता है उस पर भी बात कर लेंगे। सवाल नंबर 48 देखेंगे। लोकतांत्रिक सरकार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो लोकतांत्रिक सरकार यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ऑप्शन देख लेते हैं। यह जनता के प्रति जवाबदेह यानी कि अकाउंटेबल होती है। ऑप्शन नंबर बी कहता है यह केवल अमीरों के लिए काम करती है। ऑप्शन नंबर सी कहता है इनमें चुनाव नहीं होते। और ऑप्शन नंबर डी कहता है यह मीडिया को पूरी तरह नियंत्रित करती है। तो जो आपकी लोकतांत्रिक सरकार है इसका काम क्या है कि ये सभी प्रकार के जनता, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी लिंग की हो, पुरुष हो, महिला हो, किसी भी जाति से हो, ठीक है, हर किसी के लिए बराबर है और हर किसी के प्रति जवाबदेही है इनकी। यही लोकतांत्रिक सरकार की खूबसूरती होती है। लोकतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र, जनता का शासन, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी? आप कहेंगे जनता के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। सबको समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी, ये भारतीय संविधान की किस विशेषता को दर्शाता है? ऑप्शन देखिए। राजशाही यानी कि राजा का शासन, गलत होगा। तानाशाही, तो ये भी गलत है। लोकतांत्रिक मूल्य, तो एक लोकतांत्रिक देश ही ऐसा है जहाँ पे सबको समानता का अधिकार मिलता है, कानून के नजर में हर कोई बराबर है, और ये आर्टिकल 14 में आता है आपके। ठीक है, सवाल नंबर आज का अंतिम देखेंगे। जब लोग सरकार के फैसलों से असहमत होते हैं, डिनाई करते हैं, तो वे लोकतंत्र में अपना विरोध कैसे जताते हैं? देखिए, ये हाल ही का क्वेश्चन है। अभी आपने देखा होगा हमारे दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था। ठीक है, जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे थे कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, यानी कि जो आप हमारे पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर थे, केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर, उनके रिजाइन के लिए। ठीक है, तो जब लोग सरकार के किसी क्योंकि बार बार क्या हो रहा था, पेपर लीक हो रहा था, तो लाखों करोड़ों की संख्या में जो है वो लोग इकट्ठा हुए थे और शांतिपूर्ण उन्होंने प्रदर्शन भी किया। तो जब वो सरकार के फैसलों से जब असहमत होते हैं तो वो अपना कैसा विरोध करते हैं? तो वो पीसफुली धरना करते हैं ताकि किसी को उससे नुकसान या फिर कोई चोट ना पहुंचे, प्रदर्शन करते हैं और हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बाकी सेना देश के लिए काम करती है, देश छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। और पुलिस स्टेशन में आग लगाना, ये भाई ये चौरा चौरी को याद करने वाला हो गया, जो कि आपका घटना हुआ था यूपी में। तो ये चीज गलत है, जो गलत है वो गलत है, फिर चाहे आपके विरुद्ध हो, सरकार के विरुद्ध हो या किसी के भी विरुद्ध हो। तो अगर आपकी किसी एक्शन से अगर दूसरे को इफेक्ट पड़ रहा है, वो चीज डेफिनेटली गलत है। तो ये चीजें आपको नहीं करना है, आपको शांतिपूर्ण धरना करना है। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास को यही विराम लगाते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे ही क्लासेस को कॉन्टिन्यूसली देख लेने के लिए। धन्यवाद।